डिफिनेशन, परिभाषा देखेंगे इसकी। मृदा के किसी निश्चित भाग अथवा क्षेत्र पर निश्चित समय में फसलों का इस क्रम में बोया जाना कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे, फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन कहलाता है। फसल चक्र सघनता, क्रॉप रोटेशन इन डेंसिटी, फसल चक्र में फसलों की संख्या, क्या फसल चक्र में फसलों की संख्या और फसल चक्र के वर्ष, फसल चक्र के वर्ष। और यहाँ पे मान लिया इंटू 100 हो गया। यहाँ पे हम फसलों की जो संख्या है, फसलों की मान लिया एक वर्ष में हम 2 फसलें ले रहे हैं, तो वहाँ पे 1/2 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 100। इस प्रकार हम क्रॉप रोटेशन इन डेंसिटी निकाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कपास हो गया, मेथी हो गया। कपास मेथी जो चीज़ बीच में चीज़ लगी होती है, इन फसलों को एक साथ लिया जा रहा है। और जो गन्ना है वो सिंगल लिया जा रहा है। ज्वार लिया जा रहा है गन्ना के बाद। गन्ने की पौध हो गई, और पौध के बाद में हम पेड़ी लेंगे, पेड़ी के बाद में हम ज्वार बो देंगे। ज्वार के बाद हम फिर गेहूँ ले लेंगे। ज्वार गेहूँ लगभग साथ ही लिया जा रहा है। फसल चक्र सघनता, इसकी जो फसल चक्र है ये 3 वर्ष का है। कितने वर्ष का? ये 3 वर्ष का है। इसकी जो इंटेंसिटी है वो 166.67% आती है। फसल चक्र के सिद्धांत, क्रॉप रोटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, फसलों की अच्छी पैदावार, जो फसलों की अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ मृदा की उर्वरा शक्ति स्थिर बनाए रखने के लिए कृषक को शास्त्रीय चक्रों के सिद्धांतों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब हमें जब इस चीज़ का पता ही नहीं होगा, मतलब इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं होगा कि मतलब हम फसलों को किस प्रकार किस क्रम में बोएंगे, तो वो चीज़ वहाँ पे किस प्रकार फसलों को हम बोएंगे कि मतलब हमारी जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे। विभिन्न फसलों से फसल चक्र अपनाते समय या बनाते समय निम्न सिद्धांतों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 हम सिद्धांत देखेंगे। सिद्धांत गहरी, मान लिया हम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ वाली फसलें उगाएंगे या उगाएंगे, जिससे कि फसलें विभिन्न मृदा सतहों से अपने पोषक तत्व एवं नमी ग्रहण कर लेंगी। मतलब मान लिया पहले हमने गहरी जड़ वाली फसलें ली, बाद में हमने उथली जड़ वाली फसलें ली। तो जो गहरी जड़ वाली थी उन्होंने नीचे से पोषक तत्व ग्रहण किए, और जो उथली जड़ वाली फसलें थी उन्होंने मृदा के ऊपरी सतह से, बिल्कुल ऊपरी सतह से, जैसे गेहूँ हो गया, गेहूँ की जड़ ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। जैसे वो हो गया ज्वार हो गया, ज्वार की जड़ बिल्कुल नीचे जाती है, गहराई में जाती है और नीचे से पोषक तत्वों को खींच लेती है। और दलहनी फसलों के बाद हम दलहनी फसलें उगानी चाहिए। दलहनी फसलें द्वारा मृदा को नत्रजन की मात्रा अधिक, मतलब जो दलहनी फसलें द्वारा मृदा की जो नत्रजन की मात्रा है वो लेकर अधिक कमज़ोर कर देती है। और दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम जीवाणु मृदा में नत्रजन का स्थिरीकरण वातावरण से करता है। जो पाया जाता है, जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें जो बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम जीवाणु, जो नाइट्रोजन, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होती है उससे स्थिरीकरण करता है, वातावरण से मतलब स्थिरीकरण करता है। अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद हम कम खाद चाहने वाली फसलें उगानी चाहिए, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे। पहले आपने अधिक खाद चाहने वाली फसलें ली और बाद में कम खाद चाहने वाली ली, तो उसमें हम कम भी उर्वरक डालेंगे तब भी काम चल जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है इतने ज़्यादा उर्वरक डालो। हर फसल में उर्वरकों की मात्रा से मतलब अलग अलग चाहिए होती है, एक जैसी बिल्कुल नहीं होती है। अधिक जल चाहने वाली फसलों के बाद हमें कम जल चाहने वाली फसलें उगानी चाहिए। लगातार अधिक चाहने वाली फसलों को उगाने से मृदा में वायु का संचार जो है रुक जाता है। वायु का जो संचार है वो रुक जाता है। और जो मृदा में जो अधिकतर देखी जाती है, जो ऑक्सीजन की कमी है वो कम हो जाती है। अधिक जल चाहने वाली फसलों के बाद कम जल चाहने वाली फसलें लगाने। अधिकतर जल चाहने वाली फसलों को उगाने से मृदा में वायु का जो संचार होता है रुक जाता है। अधिक निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बाद हम कम निराई गुड़ाई चाहने वाली फसलें ही उगानी चाहिए। फसल चक्र
फसल चक्र हमें ऐसा बनाना चाहिए फसल चक्र हमें ऐसा बनाना चाहिए कि दो ऐसी फसलें जिनमें हानिकारक कीट पतंग व बीमारियां एक हों कभी भी लगातार नहीं बोनी चाहिए। इनका कहने का मतलब है हमें ऐसी फसलें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए हमें ऐसी फसलें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए जिनमें एक ही प्रकार के कीट पतंगे लगते हों एक ही प्रकार के कीट पतंगे लगते हों एक ही प्रकार के कीट पतंगे लगते हैं। फसलों की फसलों को फसल चक्र फसलों का फसल चक्र बनाते समय मृदा तथा जलवायु का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमारी मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, मतलब जे चीज़ इस मौसम में उगती है, जे चीज़ इस मौसम में उगती है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिक उपज देने वाली जो होती है फसल चक्र अथवा शास्त्र चक्र के लाभ, एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। अधिक उपज, इसका देखेंगे अधिक जो उपज होती है वो अधिक प्राप्त होती है। इसकी जो उपज होती है मतलब हम फसलों को अदल बदल मतलब इधर एक्सचेंज मतलब अलग अलग प्रकार से विभिन्न प्रकार से फसलों को अगर हम बोते हैं तो हमारी जो मृदा शक्ति है यानी जो मृदा शक्ति है वो भी बनी रहती है और हमारी जो उपज है वो भी अधिक होती है। श्रम जो होता है उसका समुचित प्रयोग होता है फसलों के उत्पादन का खर्च भी कम होता है। जब हमने अधिक खाद चाहने वाली फसलें ली, बाद में हमने कम खाद चाहने वाली फसलें ली तो वहाँ पे देखेंगे कि हम वहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब हमें कम खाद जो नेक्स्ट हम जो बो रहे हैं फसल उसमें कम खाद की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि पौधा सब खाद जो खाद मतलब जितनी हम खाद खेत में डालते हैं वो सब पूरी खाद ऑब्जर्व नहीं करता है, मतलब वो पूरी खाद नहीं लेता है या अवशोषित नहीं करता है। जो खरपतवार होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे और मतलब खरपतवार तो हो ही नहीं सकते, वीड्स हो ही नहीं सकते। बाजार में मांग की आपूर्ति की जाती है, बाजार जो होती है बाजार में मांग की आपूर्ति की जाती है और कृषक को वर्ष में कई बार धन प्राप्त हो सकता है। शीघ्र पकने वाली फसलों से लाभ उठाया जा सकता है। शीघ्र पकने वाली फसलों से लाभ उठाया जा सकता है। फसलें कीट पतंगों बीमारियों के आक्रमण से बची रहती हैं। जो फसलें होती हैं वो कीट पतंगों आक्रमण से बची रहती हैं। फसल चक्र का जो चुनाव, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रोटेशन, मतलब सिलेक्शन कैसे करेंगे क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र को अपनाते समय अपने प्रयोग की जाने वाली फसलों की छांट की जाती है। मतलब हम कौन सी फसल उगाना चाहते हैं वो चीज़ इसकी छांट की जाती है। फसलों की छांट निम्न कारकों से प्रभावित होती है। नंबर वन हो गया जलवायु। जलवायु के अनुकूल ही फसलों का चयन करना चाहिए। नंबर टू हो गया लैंड, जो भूमि होगी, फसलों की छांट भूमि की किस्म पर भी निर्भर करती है। जो फसलों की जो छांट होती है या फसलें जो होती हैं वो भूमि जो होगी हमारी फसलों की छांट भूमि की किस्म पर भी निर्भर करती है। मक्का, ज्वार, गेहूँ, जौ, उड़द व मूंगफली को हल्की भूमियों में ही उगाया जाता है। मृदा समूह जहाँ पर ऊसर स्तर होता है, ऊसर स्तर पर होती है, वहाँ पर कपास हो गया, धान हो गया, बरसीम हो गई, अलसी हो गई आदि फसलें उगा सकते हैं। भूमि जो होगी हमारी जो भूमि है, भूमि में गेहूँ, जौ, मटर तथा निचली भूमियों में धान तथा बरसीम उगाया जा सकता है। मतलब नीचे की जो भूमियाँ होती हैं उनमें मतलब हम बस धान भी उगा सकते हैं और बरसीम भी उगा सकते हैं। भारी भूमि में चना, धान हो गया व कपास भी फसलें भी उगा सकते हैं। प्रबंधन सुविधाएं देखेंगे अब हम।
प्रबंध क्या क्या है, सुविधाएं क्या क्या हैं वगैरह। फसल की छांट करते समय कृषक को अपने साधन, श्रम, पूंजी, सिंचाई, खाद, बीज, हानिकारक व शाकनाशी रसायनों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आलू, गन्ना, टमाटर जैसी फसलों में मानव श्रम की काफ़ी आवश्यकता, जो सब्जियां होती हैं, सबसे ज़्यादा श्रम की आवश्यकता जो होती है वो सब्जियों में होती है। सब्जियों में जो श्रम होता है, श्रम की जो आवश्यकता होती है वो बिल्कुल अधिक होती है, जो बिल्कुल अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। की जो आवश्यकता होती है वो अधिक होती है। आर्थिक कारक, फसल की बाजार में मांग व फसल में बाजार की मांग व बेचने की क्या सुविधाएं। का लिखो फसल की बाजार में मांग व बेचने की क्या सुविधाएं हैं। फसल के भंडारण की क्या सुविधाएं हैं आदि का विशेष रूप से